के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया है। नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उनकी इस याचिका पर अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई पूरी करनी थी, जिसके बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उनको एक बड़ी राहत तो नहीं दी, लेकिन नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत और अपनी गिरफ्तार को अवैध बता दिया। मलिक ने अपनी याचिका में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने गिरफ्तारी को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताया। बता दें कि यह मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है और इस मामले में जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी बड़ा आरोप लगाया। इस मामले में ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार भी कर लिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। राजन, एक बड़ी राहत यहां मिलने से बच गई है नवाब मलिक को, अब आगे किस तरह से परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए रितु, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा वक्त मंत्री है नवाब मलिक, और ऐसे में नवाब मलिक की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। याचिका में 2-3 बड़ी बातें थी। पहली बातें तो उनके वकील ने जो बताया और उसमें जो लिखा गया था वो ये है कि उनके ऊपर जो ईडी ने एफआईआर किया है उसे रद्द किया जाए। दूसरी जो बातें इसमें ये थी कि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है उसे अवैध करार दिया गया, और तीसरी बात ये थी कि उन्हें तुरंत जो है वो जमानत दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये 3 बड़ी बातें थी और तीनों बातों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी खारिज कर दी नवाब मलिक की। लेकिन इस बीच अब क्या समझा जाए कि आगे किस तरह से परेशानी नवाब मलिक की बढ़ सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा मामला है जो लंबे समय से तूल पकड़ता हुआ नजर आया। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, नवाब मलिक उनके काफी करीबी है और महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक का एक ओहदा है। और ऐसे में ये जो सवाल है वो नवाब मलिक के ऊपर नहीं है, दरअसल ये सवाल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो अभी भी इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उठता है। और आपको मैं बता दूं, एक बात जानकारी दे दूं कि कल ये शाम को ये चर्चा हो रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखिए नवाब मलिक जो है वो मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में मुंबई कार्यकारी एनसीपी के अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी जानकारी है। लेकिन राजन, इस बीच विपक्ष की किस तरह की प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी हाल ही में देखा था कि विपक्ष किस तरह से हंगामा काट रहा था इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, वो मुंबई हो, पुणे हो, ठाणे हो, अभी कुछ दिन पहले कोल्हापुर में, नागपुर में, हर एक जगह पर अभी विधानसभा में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रकांत पाटिल हो, आशीष शेलार हो, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। तो ये इसी को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो आक्रामक दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच किस तरह की जानकारी मिल रही है? क्या आगे ईडी और भी यहां पर पूछताछ कर सकता है नवाब मलिक से, क्योंकि मामला अभी यहां पर जिस भी तरह से समायोजन बताया जा रहा था, लेकिन अभी कहीं से एक तरफा ये पूरा मामला नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो है इनकी मुश्किल जो खत्म नहीं हुई और कब खत्म होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है तो ये कभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही है कि नवाब मलिक की तरफ से जो गिरफ्तारी है उसे अवैध करार किया जा रहा है, क्या अब आगे जाके एक बार फिर से सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए उनके जो वकील है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी को लेकर याचिका दायर किया था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, ईडी की जो है एफआईआर उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन ईडी ने भी वहां पे कहा कि अभी जो है वो जांच जारी है और ऐसे में अगर उन्हें हम जमानत देते हैं तो जो कार्रवाई है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जो दलील दी गई, और यही एक वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक का जो याचिका था उसे खारिज कर दिया है। बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट से नवाब मलिक को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें तो आगे जाकर भी यहाँ परेशानी एक बड़ी पैदा हो सकती है। लेकिन इस बीच वकील का और क्या कुछ कहना नवाब मलिक के फेवर में? देखिए अभी तो जो उनके हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जो उनके जो वकील है उन्होंने ये कहा कि हम जो है अब अगला स्टेप उनका क्या होगा ये कहना अभी
मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनका इसी बात का लेकर विरोध है कि अगर नवाब मलिक के ऊपर अगर अगर अभी इंक्वायरी बैठी है तो उन्हें रेजिग्नेशन देने में क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल। और विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार यहां पर राजन किया जा रहा है, लेकिन देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या वाकई में और मुसीबतों का सामना नवाब मलिक को करना पड़ता है या नहीं। तमाम जानकारी साझा की राजन, उसके लिए शुक्रिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत पर आज मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि दिशा सालियान के परिवार की शिकायत के बाद मलवानी पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को 15 मार्च तक अंतरिम राहत देते हुए पुलिस की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई थी। वहीं 19 फरवरी को दोनों ने दिशा सालियान को लेकर एक बयान भी दिया था, जिसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। तो नारायण राणे, नितेश राणे की जमानत पर आज सुनवाई यहां पर होनी थी और ऐसे में मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होती, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि 19 फरवरी को दिशा सालियान के परिवार ने एक बयान दर्ज किया था, जिसके चलते ये पूरा मामला दिशा सालियान के परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे की जो अग्रिम जमानत थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, वो फिलहाल अब से कुछ ही देर में होती हुई नजर आएगी और इसमें तमाम जो पहलू हैं उस पर यहां पर कोर्ट की तरफ से अपनी बातें भी रखी जा सकती है, क्योंकि दिशा सालियान के परिवार की शिकायत के बाद मालवनी पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था और ऐसे में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को 15 मार्च तक अंतरिम राहत देते हुए पुलिस के किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई थी। वहीं अगर 19 फरवरी का जिक्र किया जाए तो 19 फरवरी की ही वो तारीख थी जब दोनों ने दिशा सालियान को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। राजन, एक बार फिर मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेशक से प्रशासन की तरफ से अग्रिम जमानत दे दी गई हो नारायण परिवार को, लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह का जो सुनवाई यहां पर कोर्ट में होगी, किस तरह से याचिका को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सुशांत सिन्हा की जो पूर्व मैनेजर थे दिशा सालियान, उनके परिवार वालों ने मालवानी पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से कंप्लेन दायर किया और उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे, ये दोनों जो है मालवानी पुलिस स्टेशन पर आए थे और उसके बाद जो एक लंबी पूछताछ हुई और जिसके बाद अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि करीबन 3 बजे जो है वो दिंडोशी पुलिस स्टेशन में सुनवाई शुरू होगी। अब बाहर जो है दिंडोशी कोर्ट के बाहर जो तमाम मीडिया का जमावड़ा है, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए गए, लेकिन इस बीच नारवाणी के वकीलों का कुछ भी अभी रिएक्शन सामने आया? देखिए अभी जो उनके वकील है उनका इस बात को लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नारायण राणे की जो मुश्किल है वो थमते नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार देखिए अभी से करीबन 3 बजे यहाँ पे सुनवाई शुरू होगी। नारायण राणे हैं, उनके बेटे नितेश राणे के ऊपर, और ऐसे में जो विपक्ष महाविकास आघाड़ी जो सरकार के जो तमाम विधायक है वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं नारायण राणे के ऊपर। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजन शुक्रिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को पढ़ाने वाली शिक्षिका सुमन रणदिवे का सोमवार को वृद्धाश्रम में निधन हो गया। सुमन रणदिवे ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बता दें कि उन्हें दादर के बाल मोहन विद्या मंदिर में महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं को पढ़ाया था। तो 92 साल की उम्र में सुमन रणदिवे ने अंतिम सांस ली, जहां सीएम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की शिक्षिका का निधन हो गया। इस दौरान दोनों ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है और ऐसे में 92 साल की उम्र बताई जा रही है जब सुमन रणदिवे ने अंतिम सांस ली।
वहीं पिंपरी चिंचवड़ मनपा के चुनाव होने के बाद पहली साधारण सभा के आयोजन तक आयुक्त प्रशासक के तौर पर कामकाज देखेंगे। चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना जताई जा रही है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रशासक के हाथों में मनपा की जिम्मेदारी होगी, इसलिए चुनाव कितने दिनों तक लंबित रहेंगे ये कहना मुश्किल है। वहीं अब प्रभागों के किसी भी काम के लिए आयुक्त कार्यालय के चक्कर काटने होंगे, जबकि ओबीसी आरक्षण और महाविकास आघाड़ी को अस्थिर करने के लिए विपक्ष द्वारा शुरू किए गए प्रयास के चलते कई लोगों की अड़चनें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ मनपा का फरवरी 2017 के पंचवर्षीय कार्यकाल रविवार को खत्म हुआ। तो कार्यकाल रविवार को खत्म हुआ, इसलिए आज से मनपा का कामकाज प्रशासक के तौर पर आयुक्त राजेश पाटिल देखेंगे। साधारण सभा और स्थायी समिति की बैठक नहीं होने पर सभी अधिकारी आयुक्त के आदेश पर ही कार्रवाई करेंगे। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता की कहानी को बयां करता है। वहीं एक्टर मुकेश खन्ना द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए फिल्म का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मुकेश खन्ना ने कहा कि फिल्म को प्रमोट करिए। रियल प्रेजेंट में बढ़ जाती है। इवन नरेंद्र मोदी के इलेक्शंस में भी 2 पार्ट में बढ़ गई थी। आज हमारी इंडस्ट्री का कौन सा वो पार्ट है जो इतनी अच्छी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहता? क्या उनको अपने देश के आदमियों का दुख नहीं मालूम? क्या उनको नहीं मालूम है कि कश्मीरी पंडितों ने क्या सहा है? क्या वो अपने आप को इस देश का नहीं मानते? सो ये जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड है, मुझे बताया गया कि इन लोगों को प्रमोशन करने के लिए नहीं गए। विवेक ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था। वो हैं। इससे सबसे बड़ी बात तो मैं अभी आपने छेड़ दिया है तो मैं बोल दूं कि एक कश्मीरी पंडित खुद हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी है जो क्रिटिक करती है। उन्होंने इस फिल्म को क्रिटिक बराबर नहीं दिया, प्रमोट नहीं किया और बुरी फिल्म कहा है। मुझे लगता है कि क्या बिके हुए हैं आप लोग, क्या है जो कुछ भी वो उनके पति को ये नहीं मालूम कि आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, मेरे साथ फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते भी थे। मुझे आज थोड़ी सी शर्म महसूस हुई है जब मैंने देखा कि भाई उनकी पत्नी ने इस फिल्म को एकदम ज़ीरो बताया है और वो फिल्म लाइक जो अभी रिलीज़ हुई है आपकी कौन सी राधे किशन को, राधे श्याम को तारीफ़ कर रहे हैं और इस फिल्म को आप बोलते हैं ये फिल्म, अरे साहब फिल्म नहीं है, हकीकत है। सो आई विल टेल एवरीबडी टू सी दिस फिल्म। I will tell every government of every state should tax free कर दो। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ मीडिया से रूबरू हुई। दरअसल चित्रा वाघ शिवाजीनगर पुलिस थाने पहुंची थी और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि दुष्कर्म मामले में आरोपी शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक पर मामला दर्ज होने के बावजूद बेल लेकर बाहर घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित लड़की को सुरक्षा नहीं मिल पाई है, जिसमें पीड़िता को असहज महसूस होना पड़ता है। असंही म्हणाल्यात की आज मैं यहाँ पे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आई हूँ, जहाँ पे शिवसेना का नेता जो एक बलात्कारी है रघुनाथ कुचिक, इसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और जबरन उसका गर्भपात भी वहाँ पे करवाने का काम किया है। 4 हॉस्पिटल्स में उसे लेके गए और ये 4 हॉस्पिटल में पुलिस अभी तक 2 ही अस्पताल तक जा पहुँची है। सारे सबूत देने के बावजूद भी इस आरोपी को बेल पे बेल मिल रहा है, जिससे उसकी मनस्थिति जो लड़की है उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने देखा 10 तारीख को भी हमारी बात हुई, उसने वही कहा कि ताई मेरे इतने सारे सबूत देने के बावजूद भी इसे जो है बेल पे बेल मिल रहा है, जामीन मिल रहा है। हमने कहा है कि हाईकोर्ट में मूव वहाँ पे करनी चाहिए ताकि ऐसे बलात्कारियों को वहाँ पे कड़ी से कड़ी शिक्षा हो। अभी तक जिस प्रकार से पूना पुलिस ने तूल पकड़नी चाहिए वो इस केस में अभी तक नहीं पकड़ी है।
कुठे आहे ते कुणाला माहीत नाही, फक्त लोकेशन त्यांना मिळालेलं आहे आणि त्यांनी त्यांचे एफर्ट चालू केले. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असंही म्हणाल्यात की आणि ज्या असं असताना मुलीचं जर पणजीचं लोकेशन त्या ठिकाणी दिसत असेल का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। इससे पहले शहर शहर होली के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुंबई के गोरेगांव में भी होली धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार इसका उत्साह अलग ही देखने को मिलेगा। होली से पहले लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल बाद इस बार लोग होली का त्योहार धूमधाम से मना पाएंगे। के गोरेगांव में दरअसल 2 दिन के बाद होली है और ऐसे में होली को लेकर जो मुंबई कर है वो काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए 2 साल से लॉकडाउन का दौर रहा, ऐसे में होली खेलने का इन्हें मौका नहीं मिला और अब जब 2 दिन के बाद होली है तो ऐसे में मुंबई सहित पूरा देश उत्साहित है होली को लेकर। हालांकि आपको बता दूं कि बीएमसी की तरफ से एक ऐलान किया गया और ये जानकारी दी गई कि अगर होलिका दहन के जरिए अगर आप लकड़ी काटते हैं तो आपके ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमन जायसवाल के साथ राजन मिश्रा, मुंबई नेटवर्क 10। वहीं पुणे के वडगांव शेरी परिसर में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 10वीं की छात्रा ने एक लड़के पर हमला करने का आरोप लगा है। छात्रा ने कहा कि जैसे ही वो आज स्कूल में आई थी, वहीं पर आरोपी ने छात्रा पर हमला बोल दिया। इस घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस देरी से पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी पीड़ित की जो तबीयत है वो आउट ऑफ डेंजरस है, वो सेटल हो रही है, लेकिन वो मेंटली थोड़ी सी उसके ट्रेस है, इसलिए मुझे लगता है उसका जो जवाब है वो रिकॉर्ड करना मुझे लगता है अभी बेहतरीन नहीं रहेगा, इसलिए रिकॉर्ड 24 घंटे के बाद हम लेंगे, लेकिन वो अभी सुरक्षित है। स्कूल के ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली है नहीं? मुझे लगता है स्कूल की जिम्मेदारी थी कि वो उनके प्रीमाइस में वो जो एक जो घटना घड़ी उसके बाद उन्होंने तुरंत कोई मोमेंट करना जरूरी था, जो स्कूल के तरफ से हुआ नहीं। वो उस पीड़ित लड़की के पेरेंट ने हमारे तरफ कंप्लेंट की है कि 20 मिनट तक हमारी लड़की वहाँ थी और उसके बाद उसके फ्रेंड ने फ़ोन करके उसके पापा को बुलाया और कहा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो फिर वो उसके पेरेंट उस लड़की को लेके हॉस्पिटल गए। येरोडा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में इनामदार स्कूल है, पहली से 10वीं तक की क्लासेस वहाँ पे चलती है। आज सुबह 11 बजे के करीब एक लड़की 10वीं कक्षा की है, उसके ऊपर जानने वाले ने ही स्टैबिंग किया हुआ है। तो लड़की के ऊपर अभी हॉस्पिटल में ले जाकर उसके ऊपर ये चालू है उसकी। सर आरोपी पकड़ा गया है, क्या आरोपी को ने क्या कुछ पता चला? हाँ, आरोपी का पता चला है, तो पुलिस अभी 2 टीम हमारी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए रवाना हो गई है। सर कौन सा वेपन से हमला किया गया कुछ पता चला? धारदार वेपन है, चाकू जैसा, उससे उसके ऊपर हमला किया है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तहसील के किल्लारी पुलिस थाने में साहिब सावंत नामक 38 साल के पुलिस कर्मचारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पैसों के लेन देन के चलते पिछले कई दिनों से साहिब राव मानसिक तनाव में चल रहे थे, जिसके चलते पुलिस कर्मचारी ने रात के 3 बजे गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्हें परेशान कर रहे लोगों के नाम भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार। किल्लारी पुलिस स्टेशन में साहेबराव सीताराम सावंत बोल के हेड कांस्टेबल कर्मचारी था। उसकी 13 तारीख को नाइट ड्यूटी पुलिस स्टेशन में ठाणे मादार बोल की थी और पुलिस स्टेशन में तब 3 कर्मचारी थे, एक वायरलेस पे था, एक CCTNS में था और ये सावंत ठाणे मादार ड्यूटी पे था। वायरलेस वाला और CCTNS वाला अपने अपने रूम में जब काम कर रहे थे तो सावंत ने रात के 2:30 बजे उठ के रूम में जाके उसके ताबे में जो राइफल रहती है वो उसमें एक गोली भर के उसके खुद के ऊपर फायर करके सुसाइड कर लिया है। जब हम स्पॉट पे गए, हम माहिती मिलने के बाद उसमें उसके जेब में एक सुसाइड नोट मिली थी और वो सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मैं 10-15 लोगों का नाम डाल के उन लोगों को मैं 9.5 लाख रुपए दिया था। जब मैं मांगता था तो वो मुझे धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे और करते थे और पैसे नहीं देते थे बोल के मागिल 3-4 साल से मुझे तकलीफ दे रहे बोल के ऐसा वो सुसाइड नोट में लिखा है।
वहीं गोवा में भी द कश्मीर फाइल्स को अब टैक्स फ्री कर दिया गया और इसकी जानकारी खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को गोवा में टैक्स फ्री किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 1990 में कांग्रेस की सरकार देश में थी और उस दौरान न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हुए अत्याचार को लोगों को देखना चाहिए।